Good morning, students, all of you. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College, Rasar Baraut, Prayagraj. Today's class will be start of BSc first year Zoology, first paper, Unit 4, Phylum Platyhelminthes, in the topic of liver fluke in the point of digestive system। तो छात्रों, आज हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में फर्स्ट पेपर लोअर नॉन कार्डेटा में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से संबंधित जो हमारा टॉपिक है वो है लीवर फ्लूक और फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका में जो हम आज पॉइंट या टॉपिक लिए हैं वो हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका मीन्स होता है पाचन तंत्र। फैसियोला हिपैटिका में हम आज आपको पढ़ाएंगे और पाचन तंत्र जो होता है लोअर नॉन कार्डेटा में जो टॉपिक फैसियोला हिपैटिका है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 पार्ट दिए गए हैं: एलिमेंट्री कैनाल, फूड एंड फीडिंग, डाइजेशन। तो एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होता है और ये इनकम्प्लीट अगर कह दिया गया तो इसका मतलब है कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो है पूर्ण नहीं होते हैं, कहीं न कहीं कोई आर्गन जो है एब्सेंट होता है, इसलिए इनको हम इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल या इनकम्प्लीट डाइजेशन कहेंगे। तो छात्रों, यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो एलिमेंट्री कैनाल का जो शुरुआत होता है वह माउथ से शुरू होता है और एनस पार्ट पे जाके एंड होता है, ख़त्म होता है। तो माउथ लीवर फ्लूक में पाए जाएंगे लेकिन एनस पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम एलिमेंट्री कैनाल जो फैसियोला हिपैटिका का है वह इनकम्प्लीट होगा। क्योंकि अगर एनस होता और माउथ से शुरू है तो इसका मतलब कंप्लीट होता, लेकिन यहाँ पे एनस पार्ट इनकम्प्लीट होता है। तो छात्रों, आज हम पाचन तंत्र पे जो है डिस्कशन करेंगे कि पाचन तंत्र से हमें एनिमल्स को क्या फ़ायदा है और पाचन तंत्र से फिर अगला वर्क क्या होगा, फिर बॉडी स्ट्रांग होगी कि नहीं होगी। तो ये सारी बात हम आज इस टॉपिक में आपको चर्चा करेंगे। और आपको को अभी तक हमने पिछले क्लास में जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर जूलॉजी में पढ़ाए थे उनमें हमने आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस का जनरल कैरेक्टर पढ़ाया और क्लासिफिकेशन पढ़ाया। इसके बाद जो है हम उसमें एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को बताया जिसमें सिस्टमेटिक पोजीशन और हैबिट एंड हैबिटाट और क्या कहते हैं कि इसमें शेप, साइज, कलर। तो ये सारे पार्ट हमने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेनेशन किया। जैसे इसमें आपको सिस्टमेटिक पोजीशन हमने बताया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्लास आपके जो है ट्रिमेटोडा, उसके बाद जो है आर्डर, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके से हमने आपको डिटेल पढ़ाया। फिर हैबिट हैबिटाट में हमने बताया कि ये एनिमल्स किस एनिमल पे पैरासाइट होगा, कितने होस्ट होंगे। तो डाइजेनेटिक बताया, 2 होस्ट बताया, प्राइमरी होस्ट शेप, सेकेंडरी होस्ट स्नेल बताया। छात्रों, आपको इस तरीके से फिर एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में हमने शेप, साइज, कलर बताया। शेप आपका लीफ लाइक, फ्लैटेंड शेप और साइज इनका बताया, कलर बताया। तो सारे चीज़ें हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया और उसी से संबंधित आज आपका दूसरा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका।
तो द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका is divided into three parts. That is, first part is alimentary canal, second part is food and feeding, third part is digestion. तो एलिमेंट्री कैनाल मीन्स होता है आहार नाल। छात्रों, आहार नाल क्या है? आहार नाल से आपके कितने जो आहार नाल का मेन वर्क क्या है? तो छात्रों, आहार नाल नाम से ही पता हो गया है कि आहार नाल का मतलब होता है कि आहार ले जाने वाले ट्यूब। आहार नाल, आहार मतलब भोजन, भोजन कैसे बॉडी में प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के साथ साथ वो कैसे भोजन बॉडी के अंदर समाहित होगा, तो वही चीज़ हम आपको बताने चल रहे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो पहला पार्ट है छात्रों, पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल मीन्स आहार नाल। आहार नाल में आपका जो पॉइंट है वो हमने आपको डिफाइन किया है। तो आहार नाल में जैसे माउथ से ही स्टार्ट हो रहा है और फेरिंग्स, ओसोफेगस पाए जा रहे हैं, केवल एनस पार्ट जो नहीं पाया जाता है उसकी जगह पे हम एक्सक्रीटरी पोर आपको दिखाते हैं। और एक तरीके से आप देखिए कि जो मेन आहार नाल में वैसे तो लीवर प्रयोग में दो सकर्स होते हैं, एक ओरल सकर्स होता है, दूसरा एसिटाबुलम सकर्स होते हैं। जो ओरल सकर्स होता है उसी में आपका एंटीरियर साइड होता है ओरल सकर्स। तो ओरल सकर्स में ही क्या कहते हैं कि माउथ ओपनिंग होता है छात्रों, ओरल सकर्स में ही माउथ ओपनिंग हो रहा है। इसके बाद एसिटाबुलम सकर्स पाए जा रहे हैं। एसिटाबुलम सकर्स जो होते हैं पोस्टीरियर साइड में होते हैं। तो छात्रों, ये आपका जो आहार नाल है वह इनकम्प्लीट होता है। तो हम यहाँ पे डिफाइन भी किए हैं, फैसियोला हेपेटिका हैज़ एन इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इट्स लैक द एनस। फैसियोला हेपेटिका का एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल अपूर्ण होता है और वह उसमें जो आपका एनस पार्ट जो है एब्सेंट दिखाया गया, लैक्ड दिखाया गया। माउथ इज सिचुएटेड एट द एंटीरियर एंड सराउंडेड बाई ओरल सकल्स। तो फैसियोला हेपेटिका पार्ट में जो माउथ होता है उसको सराउंडिंग किया है ओरल सकल्स। अब यहाँ पे जो माउथ पार्ट है, माउथ जो सिचुएटेड हो रहा है, माउथ जो दिखाई पड़ रहा है उसके चारों तरफ जो है ओरल सकल्स जो है उसको सराउंडिंग किया है। अब ध्यान दीजिएगा कि ओरल सकल्स जो होता है, सकल्स में आपके हुक्स पाए जाते हैं, हुक्स आर स्पाइन। तो हुक्स आर स्पाइन का जो मेन वर्क है वो करता क्या है कि मेनली वो बॉडी के अंदर एक तरीके से, अब यहाँ तो माउथ को जो सराउंडिंग किया है कि अगर उसके पास जो एनिमल्स होता है जो पैरासाइट करते हैं वह ओरल सकल्स की सहायता से वो सुराग बनाता है। वह ओरल सकल एक तरीके से स्पाइन, कंडिकाएं होती हैं, एक ब्लेड का काम करता है छात्रों, जिससे वह पैरासाइट एनिमल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको वो सकिंग कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले, जिससे उसका पोषण भी हो जाए और उसका एलिमेंट्री कैनाल का काम भी चलता रहे। तो अब आगे जो बात है इसमें इट लीड इनटू एन ओवाइड फेरिंग्स। इसमें जो फेरिंग्स पार्ट होता है वो अंडे के आकार का होता है, हैविंग ए स्मॉल नैरो ल्यूमेन, और उसमें एक सकरा और छोटा जो है ल्यूमेन पाए जाते हैं। एंड थिक वॉल प्रोवाइडेड विथ रेडियल मसल्स, और उसमें कुछ अरीय जो है पेशियां, मसल्स आपके पाए जाते हैं। एंड फेरेंजियल ग्लैंड, रेडियल मसल के साथ साथ आपके फेरेंजियल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। इट इज फॉलोड बाय ए शॉर्ट नैरो ओसोफेगस, और इसमें एक छोटा सकरा
ग्रास नली भी पाई जाती है, विच इज लाइंड बाय सिंगल लेयर, और उसमें आपके सिंगल लेयर जो है लाइनिंग होती है इपिथेलियल सेल एंड ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो आपका लाइनिंग होती है वह आपके लार्ज इंटेस्टाइन का नाम दिया जाता है। तो अभी हम आपको फिगर भी बना के इसको समझा देंगे। तो यहाँ पे बात ये आई कि एलिमेंट्री कैनाल में अभी हम लोग वर्टिब्रेट अगर पढ़ते तो वहाँ पे क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल में जैसे माउथ से एनस पार्ट तक जाता है और यहाँ एनस अपूर्ण है, तो इसलिए पूरे एलिमेंट्री कैनाल को हम अपूर्ण कहते हैं छात्रों। तो इसलिए यहाँ पे जब अपूर्ण कहते हैं तो एनस पार्ट है नहीं, उसकी जगह पे एक्सक्रीटरी पोर है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल की बात आती है तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ है, फेरिंग्स है, ओसोफेगस है और इंटेस्टाइन दिखाया गया। तो अब माउथ क्या है कि माउथ आपको सबसे पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और माउथ जहाँ से प्रारंभ होता है उसको सराउंडिंग किया है आपका क्या कहते हैं ओरल सकस, और ओरल सकस के बाद आपके फेरिंग्स पार्ट आते हैं। तो फेरिंग्स आपका जो है स्मॉल है और नैरो ल्यूमेन पार्ट्स उसमें होते हैं, और यह आपके जो है एक तरीके से भोजन, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि फैसियोला हेपेटिका जो वार्म है, जो क्रीम है, जो एनिमल्स है, वो भेड़ के यकृत पे जाकर के परजीवी होता है, भेड़ के यकृत को सराउंडिंग कर लेता है। कहने का मतलब भेड़ जो भोजन लेती है, और जैसे भेड़ क्या है कि ग्रास को ग्रेजिंग करते हैं, ग्रास को खाती है, तो उसके एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू उसके लीवर तक स्टमक में भोजन पहुंचा, और स्टमक में जो लीवर है, जो यकृत है, उसके बाइल पैसेज को, जहाँ पे पित्त का निर्माण है, उसी को हमारा ये लीवर फ्लूइड जो है सराउंडिंग कर लेता है। उसके लीवर पे जाके वो पैरासाइट हो जाता है, और भेड़ के अंदर जो पित्त का निर्माण है और वही पित्त को वो खत्म कर देता है, और इसी वजह से भेड़ का जो है भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और धीरे धीरे उसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड की कमी होने लगेगी, और इस तरीके से वह भेड़ का जो है लाइफ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और लीवर फ्लूइड का जो लाइफ है वो उनका निर्माण होना शुरू होता है, क्योंकि लीवर फ्लूइड का लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, इसलिए इसको हम डाइजेनेटिक कहते हैं। तो डाइजेनेटिक यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की बात चल रही है, तो एलिमेंट्री कैनाल भेड़ का जो इसलिए हमने कहा कि 2 होस्ट में कि एक आपका सीप है और दूसरा स्नेल है। तो सीप के अंदर वो परजीवी हुआ तो उसका पूरा पचा हुआ भोजन को अवशोषित कर लेता है, और उनके अंदर जो ब्लड है उसको सकिंग कर लेता है, धीरे धीरे वो भेड़ समाप्त हो जाएगी, और लीवर फ्लूइड जो है वो बढ़ता जाएगा। और एक तरीके से जब बढ़ गया तो जब सीप जो है अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को एनस की सहायता से जब एक्सक्रीट करता है, तो फिर वही उनके जो सीप का वेस्ट है, जो मल है उसका, जब किसी वाटर में जाता है, फ्रेश वाटर में, तो वहाँ पे किसी तालाब में अगर उसके वेस्ट मटेरियल बह के जा रहे हैं तो वह स्नेल उसको जो है फीड कर लेता है। तो वही वार्म जो भेड़ के अंदर है, वही वार्म उसके अंदर भी परजीवी होने लगता है, और तभी जाकर के वह एक तरीके से स्नेल के ऊपर जब परजीवी होता है, तो परजीवी होने के साथ साथ वह आपके 5 लार्वा को भी उत्पन्न करता है छात्रों। 5 लार्वा में जैसे आपका सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, मिरासीडियम लार्वा, इस तरीके से लार्वा बनते हैं। तो यहाँ बात ये आई कि लीवर फ्लूइड सीप के यकृत पे वह परजीवी होकर के अपना भोजन लेता है। तो यहाँ पे माउथ जो मुख है वो तो मेन बना है, लेकिन उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग किया है ओरल सकस, वही भोजन को एडाप्ट कराने में मदद करता है, जिससे भेड़ जो है एक तरीके से अपने
जो भोजन लेता है वो भोजन जरूर ले रहा है, लेकिन उसकी बॉडी जो है वीक होती चली जाएगी, क्योंकि लीवर फ्लूइड जो एनिमल्स है उसके अंदर वो समाहित हो गया है छात्रों। तो अब लीवर फ्लूइड के अंदर दो सकर्स होते हैं, ओरल सकर्स और एसिटाबुलम सकर्स। दोनों सकर्स मिल करके, जैसे ओरल सकर्स क्या किया कि वह भोजन को माउथ के चारों ओर वो क्या कहते हैं सराउंडिंग किया है, उसकी वजह से पूरा भोजन जो आ रहा है उसको लेते जा रहा है, उसको एक तरीके से सुराग बना करके उसके अंदर से ब्लड को सकिंग किए जा रहा है। फिर पोस्टीरियर सकल जो होता है वो जिसे एसिटाबुलम कहते हैं वह इंटेस्टाइन पार्ट की तरफ आ जाता है। कहने का मतलब है कि माउथ से वो भोजन इंटर कराया, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से फिर ओसोफेगस, और ओसोफेगस एक नैरो अपर ट्यूब है, और उसके बाद फिर ओसोफेगस से इंटेस्टाइन में गया, और इंटेस्टाइन में पोस्टीरियर सकस भी उधर है। तो एक तरीके से भेड़ जो भोजन लेता है और भोजन लेने के साथ साथ वह जो है अपने भोजन को जैसे पचा नहीं पाता है, और किसी तरीके अगर पचता भी है तो वहाँ पे लीवर फ्लूइड, क्योंकि इसलिए नहीं पच पाता है कि लीवर फ्लूइड जो है उसके बाइल पैसेज को ही ख़त्म कर देता है छात्रों। इस तरीके से जो एलिमेंट्री कैनाल इनका है, जो पहला पॉइंट एलिमेंट्री कैनाल में तो माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, इंटेस्टाइन पार्ट दिखाया गया है डायरेक्टली, क्योंकि यह लोअर नॉन कार्डेटा हम आपको पढ़ा रहे हैं। लोअर नॉन कार्डेटा वैसे भी इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट पाया गया है, इसलिए यहाँ पे फिर भी हमने आपको 3 पार्ट दिखाया, एलिमेंट्री कैनाल, फूड एंड फीडिंग, डाइजेशन, क्योंकि भले ही वह इनवर्टिब्रेट लोअर नॉन कार्डेटा एनिमल्स है, फिर भी वो तो अपने जीवन यापन के लिए भोजन को तो फीड कर रहा है। अब इनका भोजन जो है यह एक लिक्विड है, एक तरल पदार्थ है, इसलिए ये अपना भोजन पूर्णतया जो है एक तरल पदार्थ से लेता है, और तरल पदार्थ एनिमल का भोजन जब डाइजेस्ट हो जाता है तो ब्लड का निर्माण होता है, वही ब्लड इनका मुख्य भोजन है, और उसी ब्लड को ये फीड कर देते हैं। आप इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड्स है, इन सबको क्या है कि जब डाइजेस्ट हो करके इसका स्वांगीकरण होता है तभी वो जा करके जो है कि उसको कैच कर लेते हैं। एक तरफ तो बाइल को कैच कर रहे हैं, दूसरा पोस्टीरियर सकर्स है, वह पोस्टीरियर सकर्स की सहायता से क्या करते हैं कि जितने भी इंटेस्टाइन जो पार्ट्स में जो भोजन को डाइजेस्ट करता है छात्रों, वो एक तरीके से उसको भी फीडिंग कर, क्योंकि जब भोजन माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस इन सबसे जाकर के एलिमेंट्री कैनाल में इसका डाइजेशन हो रहा है, तो एलिमेंट्री कैनाल को ही वो क्या करता है एक तरीके से उसी में जो स्वांगीकरण हो रहा है उसी को जो है कि फीड कर ले रहा है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि जो लीवर फ्लूइड है उसकी बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाती है, और शीप की बॉडी वीक होती है और लीवर फ्लूइड मजबूत होने लगता है, और वह लीवर फ्लूइड एक भेड़ के अलावा भी दूसरे एनिमल्स में भी वो पैरासाइट होने लगता है। कहने का मतलब है कि भेड़ के अलावा गोट, मंकी इन सब में भी जा सकता है, मैन में भी जा सकता है, क्योंकि आप अधिक जानते भी हैं कि मैन भी एक आपका ओमनीवोरस एनिमल्स है, सर्वाहारी है, वो मांस को भी खा लेता है या वेजिटेबल को भी खा लेता है। तो या अगर भेड़ के अंदर गया तो भेड़ के मांस को एनिमल अगर खा रहा है तो उसके अंदर भी होने की संभावना हो जाती है। छात्रों, ये पहला पार्ट आपका एलिमेंट्री कैनाल था। अब एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ अब हम सेकेंड पार्ट लेके आ रहे हैं, फूड एंड फीडिंग। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फेसियोला हिपैटिका का सेकेंड पार्ट आपका है फूड एंड फीडिंग। तो फूड एंड फीडिंग के पहले एक बात हम और बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका ये क्या कहते हैं फॉलोड बाय शार्ट नैरो एसोफेगस व्हिच इज लाइंड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो बड़ी आंत है इसमें सारे भोजन डाइजेस्ट हो जा रहे हैं। एक तरीके से हम ये भी बात कर सकते हैं कि फेरिंग्स एंड ओसोफेगस आर coated by epithelia internally cuticle which intestine is lined by
endodermal columnar epithelial cell around which is a thin muscular layer consisting of circular and longitudinal fibers। तो इसमें जो इंटेस्टाइन में लाइनिंग है वहाँ एपिथेलियल सेल्स जो है उसको एक तरीके से कवर्ड किए हैं और एपिथेलियस के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं और क्यूटिकल के एक लेयर होता है जिसको वो हेल्प करता है पूरी तरीके से इंटेस्टाइन पार्ट को। तो एक तरीके से आपको एलिमेंट्री कैनाल समझ में आया होगा कि एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से शुरू हो रहा है, इंटेस्टाइन पार्ट पे ख़त्म हो रहा है और लास्ट में वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए एक्सक्रीटरी पोर भी इसमें पाए जा रहे हैं छात्रों। तो अब यहाँ पे सीप जो प्राइमरी होस्ट है वह क्या करता है, एक तरीके से जो भी भोजन फीड कर रहा है उसी भोजन पे वह निर्भर हमारा लीवर फ्लूक है। धीरे धीरे एलिमेंट्री कैनाल में जो सीप भोजन को ले रहे उसका भी वर्क पूरा हो रहा है और उसके साथ साथ उनके ऊपर जो लीवर फ्लूक है वो भी डिपेंड है, वो भी अपना वर्क कर रहा है। एक तरफ भेड़ अपना भोजन कर रही है और दूसरी तरफ भेड़ का पचा हुआ भोजन जो है वो लीवर फ्लूक ले रहा है उस पर पैरासाइट होके। तो नेक्स्ट पॉइंट है फूड एंड फीडिंग। तो फूड मतलब भोजन होता है, फीडिंग मीन्स उसको ग्रहण करना। तो अब अगर हिंदी में समझेंगे तो फूड भोजन है और फीडिंग आसन कहते हैं उसको, तो ये बात कम समझ में आती है। तो फूड एंड फीडिंग, फीडिंग मतलब ग्रहण करना, फूड मतलब भोजन। भोजन को वह कैसे ग्रहण करेगा लीवर फ्लूक। माइग्रेशन अकर ड्यूरिंग फीडिंग, जब माइग्रेशन मतलब वो चलते फिरते ये जो है कि ग्रहण करता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट हंग्री फ्लूक माइग्रेट इनटू स्मॉलर बाइल डक्ट। अगर कोई लीवर फ्लूक वो हंग्री है, भूखा है, तो वह क्या करता है कि स्मॉलर बाइल डक्ट एंड कैपिलरीज फॉर फीडिंग। वो कहाँ पे फीडिंग करता है, बाइल डक्ट पे और कैपिलरीज पे, जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जैसे ब्लड है अगर बनता है तो उस पे छोटे छोटे कैपिलरीज पे ये क्या करेगा, तो वह एक तरीके से परजीवी हो करके अपना भोजन ग्रहण करता है। दे सक अप फूड लिम वाइल एंड टिश्यू पीसेज रिस्पेक्ट ऑफ बाई ओरल सकर फ्रॉम द वॉल ऑफ बाइल पैसेज। तो यहाँ पे जो ओरल सकर्स हमने आपको पहले भी बताया, अभी भी बताने चल रहे हैं कि ओरल सकर्स ही क्या करता है, सक ऑफ फूड, जो भोजन भेड़ लेती है उसका जो भोजन पचता है, जो बचा हुआ होता है उसको सक करता है। और उसके बाद लिम्फ, जो आपके लिम्फ पाए जाते हैं, बाइल, एक्रिप एंड टिश्यू पीसेस जो ऊतक होते हैं उसको भी ये सकिंग करके ख़त्म कर देता है। रेस्पिड ऑफ बाई ओरल सकर्स फ्रॉम, तो ओरल सकर्स फ्रॉम द वॉल ऑफ बाइल पैसेज। ये बाइल पैसेज को मेनली इनका जो मुख्य भोजन है वो मेन आर्गन है वो बाइल पैसेज पे जा करके पूरी तरीके से वह एक तरीके से पूरा पैरासाइट हो करके इनके पूरे भोजन को वह एब्जॉर्ब कर ले रहा है। छात्रों क्या है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसलिए आपका जो है ये माइग्रेशन मीन्स बॉडी के अंदर अगर एंट्री कर गए, क्योंकि भेड़ जो घास को खाती है और उसी घास में ये वार्म पाए जाते हैं। जैसे ही भेड़ अपने माउथ से ग्रेजिंग किया और ग्रेजिंग करने के बाद वह उसके एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू आपके स्टमक इंटेस्टाइन तक पहुंचा, तो उसी के थ्रू ये वार्म फैसियोला हेपेटिका बॉडी में इंटर किया और इंटर करने के बाद वह जाकर के एक तरीके से बाइल पैसेज सबसे पहला अटैक ये करेंगे यकृत पे। यकृत के साथ साथ ये इंटेस्टाइन पार्ट को मेनली उनका यकृत को ही डैमेज कर देंगे। जब यकृत ही वीक हो गया तो वो क्या करते हैं कि भोजन करने के बाद उसका मजबूत होना चाहिए भेड़ का, लेकिन जब ये एंट्री कर जाएंगे तो क्या करते हैं कि वो जब एंट्री कर जाएंगे लीवर फ्लूक, तो ये क्या करते हैं उसके ब्लड को सकिंग करते जाएंगे। जैसे हमने कहा कि फूड को सक कर रहे हैं,
लिम्फ को शक्कर है, बाइल को शक्कर है, उसके साथ साथ जो टिश्यू है, तो ये सब ओरल शक्कर, जो उसमें एंटीरियर पार्ट में जो शक्कर पाए गए हैं उन्हीं के द्वारा जो है ये पूरी तरीके से सकिंग कर ले रहा है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो मेनली पार्ट्स है वो सकिंग कर ले रहे हैं। जैसे इसमें हम फिगर के माध्यम से भी आपको यहाँ हम बता दे रहे हैं कि ये जो आपके पार्ट है इस तरीके से यहाँ पे ये आपके जो है ओरल हो जाएंगे। इस तरीके से जो आपका फिगर है लीवर फ्लूइड का, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से ये पार्ट यहाँ पे माउथ है, इसको सका किए हैं, यही पार्ट आपका माउथ है, और ये क्या है ओरल सकर्स हो गए, ओरल शक्कर। और इसके साथ साथ ये इस तरीके से यहाँ पे मस्कुलर जो फेरिंग्स पाए जा रहे हैं, ये आपके फेरिंग्स के साथ साथ ये इस तरीके से आपका जो पार्ट्स है, अब यहाँ इस तरीके से पार्ट्स पाए जा रहे हैं। तो अब इनमें क्या है कि इनके बगल में आपके इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपके हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे आपका एक्सक्रीटरी पोर पाए जा रहे हैं। तो मेनली जो माउथ है और माउथ को सराउंडिंग किया है आपके एक्सक्रीटरी पोर। तो यहाँ पे जो हमने आपको दिखाया कि फैसियोला हिपैटिका एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और लीफ लाइक में आपके माउथ पार्ट है जो ओपन होता है। एलिमेंट्री कैनाल में पहला पार्ट माउथ ओपन होता है, तो माउथ के साथ साथ सराउंडिंग किया है ओरल सकस, और ओरल सकस के बाद फिर आपके फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद आपका ये ओसोफेगस पार्ट है, ओसोफेगस, और ओसोफेगस के बाद ये आपका इंटेस्टाइन पार्ट है। इस तरीके से सारे पार्ट्स आपके एलिमेंट्री कैनाल में दिखाए गए हैं। तो यह आपका जो कहते हैं कि माउथ से वो फीडिंग किया ओरल फेरिंग से होता हुआ आपके ओसोफेगस के बाद वह इंटेस्टाइन में पहुंचा, और इंटेस्टाइन के बाद जो भोजन अगर वो डाइजेस्ट कर लेता है। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया कि माइग्रेशन करते समय, वो जैसे फीडिंग करते समय वो अपना भोजन एक तरीके से लेता है, और वो छोटे छोटे आपके बाइल डक्ट या कैपिलरीज जो है उसी को वो फीड कर रहा है, और फीड करने के साथ साथ वो क्या करता है कि एक तरीके से वो वॉल ऑफ बाइल पैसेज को ही नष्ट कर देता है। थर्ड पॉइंट है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स होता है पाचन। कैसे वह पाचन करेगा? तो डाइजेशन में मेनली जो आपका है वो है डाइजेशन विच इज एक्स्ट्रा सेलुलर टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन। तो इनमें जो पाचन है वह मुख्यतः अंतः कोशिकीय पाचन करता है, वाह नहीं, अंतः डाइजेशन विच इज एक्स्ट्रा सेलुलर, सॉरी यहाँ पे वाह पाचन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन। लीवर फ्लूइड में जो है पाचन वाह तरीके से होता है, इंट्रासेलुलर टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन, वाह तरीके से वह इंटेस्टाइन में होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर, सॉरी यहाँ पे इंट्रा और एक्स्ट्रा, यह एक्स्ट्रा मतलब कि वो अंतः कोशिकी के अलावा, क्योंकि यह एक तरीके से वो वर्टिब्रेट एनिमल पे पैरासाइट है, तो उसके बॉडी के अंदर जा करके इंटेस्टाइन में, मतलब एक तरीके सामान अगर अंतः कोशिकी होता तो केवल कोशिकाओं के साथ, कोशिकाओं से अलग यह जो है एक तरीके से उनके इंटेस्टाइन में जा करके उनका पाचन कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इज accomplished by the ramifying diverticula of intestine aided by mesenchyme, there being no circulatory system। इनमें आपके सर्कुलेटरी सिस्टम अनुपस्थित पाए गए हैं, केवल डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाए गए हैं
वह मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर हो करके वह इंटेस्टाइन में जा करके पूरा पाचन करते हैं छात्रों। और इसमें जो एडेड है मेसेनकाइम, यहाँ मेसेनकाइम में जो सर्कुलेटरी सिस्टम अनुपस्थित होता है और इसमें कुछ जो है वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग मेसेनकाइम आर यूज्ड थ्रू द माउथ। इसमें जो भोजन एक तरीके से अपाच्य है वह मेसेनकाइम से होता हुआ वह मुख के द्वारा वह जो है उसको डिफ्यूज करता है। अभी तक आपने सुना था कि एनस की सहायता से वेस्ट मटेरियल उत्सर्जित होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर जरूर दिखाया गया है, लेकिन यह वेस्ट मटेरियल जो है एक तरीके से क्या कहते हैं कि माउथ के द्वारा वह इजेस्ट करता है छात्रों। तो ये डाइजेशन है कि मस्कुलर मेसेनकाइम आर डिस्टेंस थ्रू द माउथ, या मेसेनकाइम में से या तो माउथ के द्वारा जो है भोजन को आउट ऑफ बॉडी करता है। तो अब यहाँ पे मोनोसेकेराइड शुगर लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन डिफ्यूज डायरेक्टली into the body of fluke through its general surface. Absorption of the some digested food and amino acids also take place through the tegument. इसमें छात्रों जो आपका मेन क्या कहते हैं कि मोनोसेकेराइड शुगर इस टाइप के जो सबस्टांस है फूड मटेरियल्स हैं उनका डाइजेशन एक तरीके से एब्जॉर्प्शन जो होता है इनकी बॉडी पे टेग्यूमेंट भी पाया जाता है, उसकी सहायता से ये एक तरीके से डाइजेस्ट कर रहे हैं। एमाइनो एसिड जो मेनली होता है उसको ये डाइजेस्ट करेंगे। इस तरीके से छात्रों ये तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका में जो 3 पार्ट्स दिखाए गए थे, एलिमेंट्री कैनाल, फूड एंड फीडिंग, डाइजेशन, उसको हमने आपको बताया। अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स होता है उत्सर्जित तंत्र छात्रों। तो उत्सर्जित तंत्र में कौन से मटेरियल को एक्सक्रीट करेगा, तो आप जानते हैं कि ये आपका लीवर फ्लूइड जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया और क्या कहते हैं कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को यह जो है एक्सक्रीट करता है। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात आई, उत्सर्जित तंत्र में मेनली आपके 3 पार्ट्स मेन हैं, फ्लैम सेल है, एक्सक्रीटरी डक्ट है, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन है। 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहली बात ये है कि दिस सिस्टम कंसर्न विथ एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्लेनेरियंस। जैसे प्लेनेरियंस में होता है उसी भांति इसमें ऑस्मो रेगुलेशन की तरह जो है इसमें भी उत्सर्जन होगा। इट कंप्राइजेज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लैम सेल आर फ्लैम बल्ब आर प्रोटोनेफ्रिडिया। इसमें आपकी बड़ी संख्या में ज्वाला कोशिकाएं फ्लैम सेल पाए जाते हैं। फ्लैम सेल के अलावा फ्लैम बल्ब होता है, फ्लैम बल्ब के अलावा प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। मतलब 3 तरीके से इसका एक्सक्रीशन कराया जा सकता है। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन की बात है 3 तरीके से एक्सक्रीशन कराया जाएगा। तो अब फर्स्ट जो फ्लैम सेल है, फ्लैम सेल की संख्या बहुत है। फ्लैम सेल आर प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लैम सेल आर प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लैम सेल के अलावा प्रोटोनेफ्रिडिया विच देमसेल्फ आर मॉडिफाइड मेसेनकाइम सेल्स। वह फ्लैम सेल जो है मॉडिफाइड कर जाता है मेसेनकाइम सेल्स में, आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट मेसेनकाइम इन ए स्पेसिफिक पैटर्न कॉल्ड द फ्लैम सेल आर फ्लैम सेल पैटर्न बाय फास्ट। तो यहाँ पे फ्लैम सेल
एक आपका पैटर्न दिखाया गया है, वो है फास्ट नामक वैज्ञानिक ने 1919 ईस्वी में इसे जब वह एक तरीके से मेसेनकाइम में मॉडिफाइड होता है तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखाते हैं। उस पैटर्न का नाम है फ्लेम सेल या पैटर्न ऑफ बाइफास्ट। दे आर यूजुअली ऑफ इरेगुलर शेप एंड सेंड आउट सीडोपोडियल प्रोसेस। इनमें जो आपको मेसेनकाइम का जो फ्लेम सेल्स हमने दिखाया उसका शेप अनियमित होता है और उसके साथ साथ यह कूट जो है नेफ्रिडिया की तरह जो वर्क करता है सराउंडिंग द टिश्यू, वह पूरे सराउंडिंग करता है ऊतकों की सहायता से। ईच फ्लेम सेल हैज एन इंट्रासेलुलर ल्यूमेन आर कैविटी। जो ये एक जो है मेसेनकाइम जो एक आपका फ्लेम सेल्स है वह मेनली ल्यूमेन कैविटी में जाकर के आपका लटकता हुआ आपके दिखाई पड़ते हैं। तो उसमें आपके कुछ लंबे सीलिया की तरह जो है आपके बियरिंग होते हैं राइजिंग फ्रॉम द सेल बेसल ग्रेन्यूल्स सिचुएटेड इन द साइटोप्लाज्म। या कोशाद्रव्य में आपके ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ सीलिया की जैसे आपको ये फ्लेम सेल्स दिखाई पड़ते हैं। तो फ्लेम सेल्स की सहायता से छात्रों लीवर फ्लूइड में एक्सक्रीशन होता है और यह लीवर फ्लूइड में जो एक्सक्रीशन है वह आपके बहुत अच्छे ढंग से होता है। इसमें फ्लेम सेल की संख्या काफ़ी अधिक होती है। तो इस तरीके से जब काफ़ी अधिक होता है तो उनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता और यह कोशाद्रव्य की सहायता से जो है फ्लेम सेल एक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्रीटरी डक्ट। ल्यूमेन ऑफ फ्लेम सेल इज कंटिन्यूअस विथ ए माइक्रोस्कोपिक कैपिलरी डक्ट। तो ल्यूमेन में जो फ्लेम सेल कंटिन्यू चलता है वो उसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उस कैपिलरीज को देख सकते हैं। कैपिलरी डक्ट फ्रॉम ए फ्यू प्रोटोनेफ्रिडिया ओपन इनटू ए नैरो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। जो कैपिलरी डक्ट है उसमें कुछ आपके प्रोटोनेफ्रिडिया जो है ओपन होते हैं जिसका जो शेप है एक सकरा आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जिसकी सहायता से जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उसको शरीर के अंदर लाने का प्रयास करता है, शरीर के अंदर से कलेक्ट करके और वह एक्सक्रीटरी पोर की सहायता से या फिर वो एक तरीके से माउथ की सहायता से वह उसको जो है बाहर करता है। नेक्स्ट पॉइंट फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का फिजियोलॉजी क्या है, नियमित प्रोसेस क्या है, कैसे वो एक्सक्रीट करता है। तो छात्रों यहाँ पे मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्लूक आर फैटी एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो लीवर फ्लूक का जो मेन जो उत्सर्जी उत्पाद है वह आपका फैटी एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो इसमें मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है उसी को लीवर फ्लूइड जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल में जो है वह उत्सर्जित करता है। दीज सबस्टांसेस डिफ्यूज इनटू प्रोटोनेफ्रिडिया। तो ये सारे मटेरियल्स प्रोटोनेफ्रिडिया की सहायता से डिफ्यूज होते हैं, आउट होते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया आर फ्लेम सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग मेसेनकाइम। और वह जो फ्लेम सेल है वो पूरा मेसेनकाइम से सराउंडिंग है, मेसेनकाइम के द्वारा जो है वो एक तरीके से घेरा हुआ है। तो ये छात्रों हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था तो उसमें मेनली आपके जो 3 मेन पॉइंट थे, इस 3 मेन पॉइंट की सहायता से जो है एक्सक्रीशन सुचारू रूप से होता है। और आप इनवर्टिब्रेट्स में लोअर नॉन कार्डेटा पेपर पढ़ रहे हैं छात्रों, तो यहाँ पे जो ये सिस्टम है फिजियोलॉजी वाले जो सिस्टम है पूरी तरीके से वह डेवलपिंग नहीं है, नहीं तो आपको और तरीके से बताया जा सकता था। इसमें डायरेक्टली शॉर्टकट में आपको बताया गया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम
में मेनली आपके लार्ज नंबर ऑफ फ्लैम सेल्स पाए जाते हैं और इस फ्लैम सेल्स के सहायता से आपके प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं, मेनली एक ही है आपका जो जैसे फ्लैम सेल है, एक्सक्रीटरी डक्ट और फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे जो मेन लंग सेल्स हैं, फ्लैम सेल्स को हम फ्लैम बल्ब या प्रोटोनेफ्रिडिया के नाम से भी जानते हैं। तो लीवर फ्लूइड में जो एक्सक्रीशन होता है वो फ्लैम सेल्स की सहायता से होता है और फ्लैम सेल्स की सहायता से इसमें होता है और इसमें कुछ एक्सक्रीटरी डक्ट हैं। एक्सक्रीटरी डक्ट में आपके जो मतलब कि वे डक्ट कहलाते हैं जो उत्सर्जित पदार्थ को ले जाने के लिए होते हैं, इसलिए उसको हम एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं। तो एक्सक्रीटरी डक्ट में आपके फ्लैम सेल जो है कॉन्टिन्यूअस जो है आपके चलते रहते हैं और वह एक कैपिलरी डक्ट, क्योंकि जहाँ पे नैरो पार्ट होता है वहाँ पे कैपिलरीज की सहायता से वेस्ट मटेरियल जो है इकट्ठा किए जाते हैं। तो वहाँ पे जब इकट्ठा होता है तो वहाँ पे जब मटेरियल इकट्ठा हुए तो कुछ आपके प्रोटोनेफ्रिडिया जो है आपके ओपन होते हैं तो एक नैरो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बनाते हैं। तो एक नैरो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की सहायता से टोटल एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है इकट्ठा होकर के आपके जो है शरीर से बाहर होते रहते हैं। और फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन पर डे जो है इनका फिजियोलॉजी क्या है कि ये हमेशा जो है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनका फैटी एसिड है, क्योंकि यह लिक्विड मटेरियल को लेते हैं तो फैटी एसिड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को लेते हैं और इसके बाद ये जो जितने भी डिफ्यूज आपके सब्सटेंस हैं एक्सक्रीटरी वो फ्लैम सेल की सहायता से बाहर होते हैं। तो छात्रों ये तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको लेके आ रहे हैं नर्वस सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका। तो नर्वस सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका से पहले थोड़ा सा और इसमें पॉइंट ये है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में द एंजाइम एल्केलाइन फॉस्फेट फाउंड इन फ्लैम सेल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सर्व इन द सेलेक्टिव ट्रांसफर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। सम नाइट्रोजनस वेस्ट are also passed to the exterior through the surface tegument। जितने भी नाइट्रोजनस मटेरियल है वह टेगुमेंट की सहायता से शरीर से बाहर होते हैं। प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम is excretory, protonephridial system is excretory as well as osmoregulatory since to control amount of fluid water in the body। इसमें excretory system के साथ साथ एक आपका प्रोटोनेफ्रिडियल के साथ साथ ऑस्मोरेगुलेटरी जो सिस्टम है, ऑस्मोरेगुलेटरी के सिस्टम की सहायता से वह वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालता है और उनके अंदर से जो वाटर है उसको कंट्रोलिंग करने का काम करता है। इसलिए जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है बॉडी में वो एक तरीके से क्या कहते हैं कि जो वाटर है उसको बचाता है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल उसको डिफ्यूज करने का काम करता है। तो छात्रों ये रहा एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद हम आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो छात्रों जो नर्वस सिस्टम ऑफ लीवर फ्लूइड, तो नर्वस सिस्टम आपका तंत्रिका तंत्र होता है और आप सभी को मालूम भी होना चाहिए कि जो नर्वस सिस्टम है उसका मुख्य कार्य होता है कि वह टोटल जितना भी सूचना इंफॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर देना। तो नर्वस सिस्टम में आपके नर्व्स पाए जाते हैं और वह डिफरेंट नर्व की सहायता से टोटल डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को जो है सूचना प्रदान करने का काम करता है। तो छात्रों जो नर्वस सिस्टम है उसका जो मेन वर्क है वह इंफॉर्मेशन, सूचना केंद्र, सूचना देना। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम however is considerable develop and resemble the टर्बिलेरियन प्लान। यह टर्बिलेरिया जैसे आपके जो ऑर्डर थे उसके हिसाब से ये वर्क करता है। ब्रेन फॉर्म ए कॉलर और रिंग, सेरिब्रल रिंग around pharynx and bears a pair of lateral cerebral ganglia and
ए वेंट्रल गैंग्लियन फाइन nerve arising from brain and supply the anterior and posterior region. Suckers receive a more liberal supply. There are three pairs of longitudinal nerve cord extend posteriorly, giving out numerous fine peripheral branches to various organs of these. One pair is dorsal and one pair is ventral and one pair of the lateral nerve. देखिए मेनली जो इसमें आपके लीवर फ्लूक में जो नर्व्स पाए जा रहे हैं वो 3 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स हैं, डार्सल, वेंट्रल एंड लेटरल नर्व कॉर्ड। और इसमें जो ब्रेन है जो सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं, तो ये सेरिब्रल गैंग्लिया की सहायता से जिसे हम ब्रेन कहते हैं, और ब्रेन का काम ही है कि टोटल वर्क को जो है कंट्रोल करना, लेना। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट की तरफ से जितने भी आपके सूचना है, जितने भी वर्क हैं, टोटल क्या है किस नर्वस सिस्टम की सहायता से एकत्रित किया जाता है। और नर्वस सिस्टम में आपके रिंग हैं, सेरिब्रल रिंग्स या सेरिबेलम, जिसकी सहायता से उनसे कनेक्ट आपके डिफरेंट नर्व हैं, और डिफरेंट नर्व की सहायता से वो क्या करता है, एक तरीके से सूचना को मैनेज करता है, और सूचना की सहायता से वह डिफरेंट जो पार्ट ऑफ बॉडी हैं उनको एक तरीके से वर्क करने के लिए वो एक्टिव करता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर वर्टिब्रेट्स एनिमल है और वर्टिब्रेट्स में से अगर ह्यूमन को ले लिया जाए, तो ह्यूमन के अंदर अगर ये मान लीजिए कि कोई भी अगर मान लीजिए कि वो लोकोमोट कर रहा है, अगर उसके हाथ या पैर में कहीं कुछ धंस जाता है या चुभ जाता है, तो सबसे पहले वह ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलता है। और ब्रेन क्या है, नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, और ब्रेन क्या करता है कि हैंड की तरफ जो आपके नर्व होते हैं इसको जो है सूचना देता है, फिर वहाँ से हाथ जो है उस पैर तक पहुँचता है जहाँ पे नुकीला पदार्थ धंसा हुआ है या चुभा हुआ है, उसको निकालने का प्रयास करता है। अगर मान लीजिए ये ब्रेन न होता तो फिर आदमी या कोई अदर एनिमल्स में भी आपके कोई भी सूचना जो है पहुँच नहीं सकता था। इसलिए यहाँ पे नर्वस सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और नर्वस सिस्टम में आपके जो ब्रेन है वह एंटीरियर टू पोस्टीरियर इंफॉर्मेशन इज द कंट्रोलिंग, जितनी भी सूचना आती है इसको कंट्रोल करने का काम करता है। और इसके बाद 3 पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड एक्सटेंडिंग पोस्टीरियरली गिविंग टू द न्यूमरस fine peripheral branches to various organs. Of these, the one pair is the dorsal and one pair is the ventral and one pair is the lateral side of the जो कि supply of the nerves. Anterior जो और dorsal, ventral और lateral side में जितने भी organs हैं उन सबके में जो सूचना पहुंचाने का काम है वो हमारे नर्वस सिस्टम का है, और नर्वस सिस्टम की सहायता से पूरे ऑर्गन्स में जो सूचना पहुंचती है। और इसके साथ साथ इसमें आपके कई अलग से भी जो नर्व्स होते हैं, जैसे अगर कहा गया कि अगर मान लीजिए ब्रेन की सहायता से ही वह आपका जो है सूचना को देता रहता है। अब लीवर फ्लूक में जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, तो माउथ से लेकर के आपके इंटेस्टाइन तक सूचना के लिए अलग नर्व फैले होंगे। इसके बाद उसमें जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे अलग नर्व। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए अगर रिप्रोडक्शन के लिए होता है तो वहाँ पे जैसे गोनेट्स होते हैं, तो गोनेट्स के एक्टिव करने के लिए आप यही नर्वस सिस्टम, जब ये एक्टिव होते हैं तभी जा कर के कोई भी सिस्टम जो है एक्टिव होता है और फिर वो अपना वर्क करते हैं। अगर नर्वस सिस्टम काम करना अगर बंद कर देते हैं तो एनिमल का डेवलप वहीं पे क्लोज हो जाता है, क्योंकि अगर वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो अगर कार्य करने के लिए एक्टिव है, कोई दिशा निर्देश है, तो मेन आपके नर्वस सिस्टम ही करता है। अगर ये नर्वस सिस्टम अगर नहीं होता तो फिर दिक्कत पैदा हो जाती है बॉडी, चाहे वह इनवर्टिब्रेट्स पेपर हो और चाहे वर्टिब्रेट्स हो। तो छात्रों इस तरीके से हमने आज के क्लास में हमने आपको सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम
हमने आपको लीवर फ्लूइड का बताया, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया और फिर आपके नर्वस सिस्टम को बताया। और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वर्क है वो पूरे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल की सहायता से आपके भोजन को ले जाता है, ले जाने के बाद फिर उसका फूड एंड फीडिंग कराता है, फिर उसके बाद उसका डाइजेशन कराता है। तो इस तरीके से फिर एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका जो है जितने भी डाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं और डाइजेस्टेड मटेरियल के साथ साथ उसमें से या अमोनिया है और अमोनिया के साथ साथ एक तरीके से कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, फैटी एसिड है, उन सबको डाइजेस्ट कराने का काम जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो वहाँ पे भोजन लिया, भोजन लेने के बाद फिर एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन में जो भोजन पच जाते हैं वही एक्सक्रीटरी, जो नहीं पचता है वही एक्सक्रीटरी उत्पाद में जाते हैं। और एक्सक्रीटरी जो उत्पाद है इनका नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल में साथ साथ अमोनिया और फैटी एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड को यह फ्लैम सेल की सहायता से उत्सर्जित होता है। तो छात्रों, और जो नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम क्या है कि सारे सिस्टम को वह एक्टिव करने का काम नर्वस सिस्टम करता है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, जितने भी सिस्टम है सभी सिस्टम को एक्टिव करने का काम नर्वस सिस्टम करता है। तो छात्रों, जो आज का ये मेरा टॉपिक था आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम आपको समझ में भी आया होगा। और इसके अलावा भी हम आपको वीडियो के साथ साथ जो है नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो नोट्स को भी आप देख सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप फ्री हैं, आप कमेंट करके लीजिए। नेक्स्ट टाइम पे आपको अगली क्लास में जो है बताने के लिए हम लोग एक्टिव रहेंगे। तो अब ये तो हमारा जो आज का टॉपिक था फैसियोला हिपैटिका में डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हुआ। थैंक यू।